नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। ओपी लाडवाल की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्लाइड पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग विश्लेषण। डिमांड एनालिसिस हमारा टॉपिक है आज का। और डिमांड एनालिसिस के जो पर्सन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एचटेट में भी आते हैं और नेट में भी आते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी इसमें से जनरल पर्सन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है। ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। चलिए, सबसे पहले अपने पास में पहली स्लाइड में है मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण तो है ही है, टॉपिक का नाम ही मांग विश्लेषण है। तो इसके अंदर मांग का संबंध की बात करते हैं। क्या करते हैं? मांग का संबंध की बात करते हैं। मांग का संबंध किससे है माय डिफरेंस? मांग का जो संबंध होता है ना वो किससे होता है? प्रभावपूर्ण इच्छा से है। और इसमें हम लोग किन बातों को शामिल करते हैं? इसमें हम लोग इन बातों को शामिल करते हैं, यानी निम्नलिखित जो है ना 3 बातों को हम लोग शामिल करते हैं। तो शामिल करने वाली बात क्या क्या है? सबसे पहली बात जो क्या है वो क्या है? एक तो यह है कि वस्तु प्राप्त करने की इच्छा। वस्तु प्राप्त करने की इच्छा का मतलब यह है कि अगर आपके पास में वो इच्छा नहीं है तो वो मांग भी नहीं होगी। ठीक है, यानी जो मांग है ना, एक जो शब्द लिया हमने मांग का संबंध की बात कर रहे हैं। मांग का संबंध, तो मांग का संबंध किससे होता है? सबसे पहले तो होता है मांग का जो संबंध होता है वो होता है हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा से। किससे होता है? यानी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। अगर आपके पास में वो इच्छा ही नहीं है तो मांग भी नहीं होगी। लेकिन इच्छा को हम लोग मांग नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है, इच्छा को हम लोग क्या नहीं कह सकते? मांग नहीं कह सकते। मांग के लिए और क्या चीजें जरूरी होती हैं? वो होती है हमारी वस्तु को खरीदने के लिए साधन की उपलब्धता, यानी कि जो धन है उसकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। अगर आपके पास में धन ही नहीं है, खाली इच्छा रखते हो, तो भी आपकी वो मांग नहीं होगी। ऐसी पोजीशंस में जब आपके पास में इच्छा भी है और धन है लेकिन आप लोग खर्च नहीं करना चाहते, तो वो आपकी आवश्यकता बन जाती है, न कि मांग। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास में वस्तु प्राप्त करने की इच्छा भी है और जो आपके पास में साधन खरीदने, जो वस्तु खरीदने के लिए जो संसाधन है यानी कि पैसा है, उसको खर्च करने के लिए भी मतलब रेडी हैं, तत्पर हैं, तो जो है आपकी वो मांग कहलाती है। इस प्रकार से अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें मांग की, तो मांग क्या होती है? मांग माय डियर फ्रेंड्स ये होता है, मांग किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसे हम एक निश्चित समय की अवधि में, किसी निश्चित समय की अवधि में निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक ही नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? तैयार होते हैं, तो आपकी वो मांग होती है। तो इसके अंदर हमने जो नोट किया है, पॉइंट किया है, सबसे पहला जो पॉइंट हमने नोट किया है वो क्या किया? एक तो ये है कि ये वाला टॉपिक यानी मांग का जो संबंध है किससे है? किससे है माय डियर फ्रेंड्स? मांग का संबंध, मांग का संबंध किससे है? इच्छा से है। ठीक है, किससे है? इच्छा से। अगर आपके पास में इच्छा है, खाली इच्छा तो मांग नहीं है, उसके लिए आपके पास में धन भी होना चाहिए। और धन भी है, इच्छा भी है, लेकिन धन को खर्च करना नहीं चाहते, तो भी आपकी वो मांग नहीं है, तो वो आपकी आवश्यकता बन जाती है। मांग कब होती है? मांग के लिए क्या होता है? किसी निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु करने की इच्छा ही नहीं, बल्कि जो है आप लोग बिल्कुल तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं, तो आपकी वो मांग कहलाती है। दोबारा से बताता हूँ, किसी पदार्थ की वह मात्रा, यानी मांग जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसे हम एक निश्चित समय की अवधि में किसी निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक ही नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? तैयार होते हैं, तो आपकी वो क्या बन जाती है? मांग बन जाती है। तो इसका ये मतलब हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। मांग का संबंध की बात करते हैं तो मांग का संबंध किससे है? मांग का संबंध एक तो कीमत और एक दूसरा क्या है? समय, दोनों से ही है। तो यही बात बोली गई है कि मांग जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे हम निश्चित समय की अवधि में किसी निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक ही नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? तैयार होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। और इसकी जो डेफिनेशंस दी है, परिभाषा दी है, वो किसने दी है? बहनम ने दी है। बहनम क्या कहता है? किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर, किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस वस्तु पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। तो बात वही है, ये भी बहनम यही बोलता है कि मांग जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे हम किसी निश्चित समय की अवधि में निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक ही नहीं होते, बल्कि तैयार होते हैं, तो आपकी क्या कहलाती है? मांग है। ठीक है,
तो इसके अंदर अगर आपके पास में इच्छा है, धन नहीं है तो मांग नहीं है। इच्छा भी है, धन भी है, लेकिन धन को खर्च नहीं करना चाहते तो आपकी मांग नहीं, वो आवश्यकता बन जाती है। मांग जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसे हम लोग एक निश्चित समय की अवधि में निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक ही नहीं होते बल्कि तैयार होते हैं, तो वो कहती है मांग कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण का अगर हम लोग स्लोप की बात करें, यानी कि जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप कैसे, जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व, यहाँ मैं मार्कर ले लेता हूँ। ये जो है मांग वक्र है, मतलब ओ एक्सिस है, और ये आपको पता ही है वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मांग वक्र कैसा होता है, ऐसा होता है, डी जो है ये हमारा ऐसा होता है, यानी कि ये क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। बाएं से दाएं क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है क्वांटिटी और प्राइस का नेगेटिव रिलेशंस होता है, यानी कि प्राइस जब ज्यादा होती है तो हम लोग क्वांटिटी कम करते हैं, और जैसे ही प्राइस कम हो जाती है तो हम लोग क्वांटिटी क्या करते हैं, ज्यादा लेते हैं। ठीक है, और भी कम हो जाती है तो और भी ज्यादा लेते हैं। ये सामान्य वस्तु की बात है, जब कीमत बढ़ती है तो हम लोग मांग कम करते हैं, और जब कीमत घटती है तो मांग ज्यादा करते हैं। ये क्या दिखाता है, नेगेटिव रिलेशंस दिखाता है, किसका, कीमत का और मांग की मात्रा का। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड क्यों होता है। तो इसके पीछे जो ना कारण है, कारण क्या है, सबसे पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यानी जो सीमांत उपयोगिता जो है ना, सीमांत जो उपयोगिता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो क्या होती है, हमारी घटती जाती है, यानी इसको क्या बोलते हैं, ह्रास होती जाती है। यानी सीमांत उपयोगिता जो है ना क्या होती जाती है, ह्रास होती जाती है। तो इसको हम लोग नियम बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास का जो नियम है वो इसके ऊपर लागू होता है। आप लोग एक वस्तु लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो उपयोगिता मिलती है वो ज्यादा मिलती है, लेकिन जैसे ही आप लोग दूसरी वस्तु का कंज्यूम करते हो तो पहले के मुकाबले दूसरी वस्तु से जो उपयोगिता मिलती है वो कम मिलती है। ठीक है, यानी कि फिर तीसरी लेते हैं तो तीसरी में भी ऐसा ही होता है, वो दूसरी के मुकाबले जो कम उपयोगिता देती है, तो ये जो उपयोगिता है वो क्या, ये घटती जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ह्रास नियम। दूसरा कारण इसका क्या है, डिमांड कर्व का जो मतलब डाउनवर्ड होता है, क्यों होता है, तो इसके अंदर दूसरा कारण हमने लिया कि कीमत परिवर्तन के कारण से उत्पन्न हुआ प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से भी यहाँ पर जो है डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है। तीसरा पॉइंट लिया, कीमत परिवर्तन के कारण से वास्तविक आय में हुए परिवर्तन से उत्पन्न आय प्रभाव। तो ये तीन कारण हमने लिए हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट लाइंस के अंदर कर दें तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर चलता है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड्स के ऊपर। अगली स्लाइड्स के ऊपर क्या दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर मांग के प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि एक तो है हमारी संयुक्त मांग। संयुक्त मांग कब होती है, व्युत्पन्न मांग कहाँ पे होती है, और सामूहिक मांग कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर संयुक्त मांग। संयुक्त मांग को अंडरलाइन करते हैं और आप इसको समझिए कि क्या है इसके अंदर। संयुक्त मांग के अंदर जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है ना, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे कि पेन के साथ में हम लोग इंक भी लेते हैं, और बैट के साथ में हम लोग बल्ला भी लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चे लोग बैट भी लेते हैं, बॉल भी लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग पेन लेते हो तो पेन की साइन लेते हो। तो ये क्या होती है, संयुक्त मांग होती है। जब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं का चयन करते हैं, दो वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त मांग कहते हैं। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट में क्या है कि व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग कब होती है, व्युत्पन्न मांग किसकी होती है, माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ। ये व्युत्पन्न मांग जो होती है वो साधनों के ऊपर लागू होती है, यानी जो उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, उनकी जो मांग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जब किसी वस्तु की मांग के कारण से अन्य किसी वस्तु की मांग की जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग के कारण से अन्य वस्तु की मांग की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं। और किसी वस्तु की मांग के कारण से अन्य वस्तु की मांग उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मांग। तो जो उत्पत्ति के जो संसाधन होते हैं, जो प्रोडक्शन के जो संसाधन होते हैं, उनकी मांग कौन सी होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। यही बात बताने वाले थे और यही हो गई है। उसके बाद में है यहाँ पर सामूहिक मांग। सामूहिक मांग जैसा भी मतलब शब्द से प्रतीत होता है, सामूहिक मांग जब एक वस्तु को एक से अधिक उपयोगों में हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर ये कहें कि जब एक वस्तु को एक से अधिक उपयोगों में लगाया जा सकता है, तब क्या होता है, वो सामूहिक मांग होती है। सामूहिक मांग उत्पन्न होती है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे कि कोयले की बात करें या फिर बिजली की बात करें,
कोयला प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन इसको हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे घर में भी यूज किया जा सकता है, रेलगाड़ी चलाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, फिर और भी जो है कहीं पर भी यूज किया जा सकता है जहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसको क्या कहेंगे, एक से अधिक जगह पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको सामूहिक मांग कहेंगे, यानी जो कोयले की जो मांग है वो क्या है, सामूहिक मांग है। तो एग्जाम्पल में आप लोग सामूहिक मांग में डाल सकते हो, कोयला है और बिजली है, ये सामूहिक मांग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे बस। जो मांग का नियम होता है, मांग का नियम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है कि ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और प्राइस का और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशंस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से होता है। और क्या बताया, सीमांत उपयोगिता ह्रास जो नियम है उसके कारण से होता है, आय प्रभाव के कारण से होता है। तो ये डाउनवर्ड होता है। ये जो मांग का नियम है ना, मतलब जरूरी नहीं कि सभी जगह लागू हो, इसके लिए जो है मतलब हम लोग कुछ क्या लेते हैं, अपवाद भी लेते हैं जिनके ऊपर ये लागू नहीं होता। तो ये वो अपवाद हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये वो अपवाद हैं जिसके ऊपर ये मांग का नियम लागू नहीं होता। तो वो कौन से हैं? सबसे पहला जो अपवाद है वो है गिवन गुड्स, यानी जो गिवन वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर जो है ये मांग का नियम लागू नहीं होता। अनिवार्य जो वस्तु होती हैं उसके ऊपर भी लागू नहीं होता। और जो वस्तुएं जो हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी भविष्य में दुर्बलता होने की आशंका है, तो उनके ऊपर भी जो है ये लागू नहीं होता। और आय, फैशन, रुचि आदि घटकों में परिवर्तन आदि के कारण से भी जो है ये नियम लागू नहीं होता। ये सारी वो दिशाएं हैं जिसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। तो मांग की बात कर रहे हैं, मांग विश्लेषण कर रहे हैं, तो मांग का ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्या हैं, अपवाद थे जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद में करते हैं सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु की बात करते हैं, अनिवार्य वस्तु की बात करते हैं, निम्न वस्तु की बात करते हैं, और उसके साथ में करेंगे एंजल्स का नियम। तो सामान्य वस्तुओं की बात करते हैं, तो सामान्य वस्तुओं में क्या ले लेंगे हम लोग, आरामदायक वस्तु होती हैं उसको भी शामिल कर लेते हैं, और विलासतापूर्ण जो वस्तु होती है उसको भी ले लेते हैं। सामान्य वस्तुओं में आय मांग होकर कैसा होता है, यानी जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव, यानी फिर आय प्रभाव की बात करेंगे, आय मांग होकर, यानी कि डीडी जो होगा, अर्थात क्योंकि आय बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है। किन की होगी? सामान्य वस्तुओं की। यानी सामान्य वस्तुओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब हमारी आय बढ़ती है, यानी कि जो इनकम बढ़ती है, तो मांग भी बढ़ती है, ये बताना चाहता है। इसकी बात कर रहा है सामान्य वस्तुओं की। सामान्य वस्तु में क्या शामिल करते हैं, आरामदायक वस्तुएं भी आ जाती हैं और विलासतापूर्ण भी वस्तुएं आ जाती हैं। आय बढ़ेगी तो हम इसकी मांग को बढ़ा देते हैं, आय घटेगी तो इसको मांग को घटा देते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स भी और जो विलासतापूर्ण की जो वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर भी। किसकी बात की है? आय की बात की है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? आय मांग होकर। आय मांग होकर जो होता है, यानी कि आय बढ़ने के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, और आय कम हो जाती है तो कम लेते हैं, ठीक है, ये वस्तुएं। उसके बाद में करते हैं यहाँ पर एक नया पॉइंट्स है। नया पॉइंट्स क्या आ गया इसके अंदर? नया पॉइंट आ गया हमारा खाद्य एवं अनिवार्य वस्तु का मांग, यानी आय मांग होकर। खाद्य है एवं अनिवार्य वस्तुएं हैं। पहले तो हमने डिस्कस किया सामान्य वस्तुएं, अब कर रहे हैं अनिवार्य, बिल्कुल नेसेसरी वस्तु होती हैं। इसमें क्या होता है कि आरंभ में अगर पहले बात करें तो आय वृद्धि उपभोग को बढ़ाती है, किंतु एक सीमा के बाद में आय की वृद्धि वस्तुओं का उपभोग को प्रभावित करती है। यानी जो सामान्य जो खाद्य वस्तु होती हैं, जो बिल्कुल नेसेसरी होती हैं, अनिवार्य वस्तु होती हैं, उनकी बात करें तो शुरू में क्या होता है कि आय बढ़ती है तो इनका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन एक समय सीमा के बाद में, एक मतलब लेवल के बाद में आय हमारी कितनी बढ़ती जाए इनकी मांग नहीं बढ़ती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नेसेसरी वस्तु होती हैं वो हम लोग उतनी लेते हैं जितनी अपने को चाहिए। उसके बाद में जो निम्न कोटि की जो वस्तु होती है, निम्न कोटि की वस्तुएं वो कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पर निम्न कोटि की बात करते हैं। निम्न कोटि की वस्तुएं में आय मांग होकर, अर्थात कि एक पर्याप्त आय स्तर के बाद में आय की वृद्धि वस्तु के उपभोग को बढ़ा देती है। यानी कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो हमारा उपभोग जो है घटता जाता है। वो किसका घटता जाता है? जो हमारी निम्न वस्तु होती हैं, जो इंफीरियर गुड्स होती हैं, उनका उपभोग हम लोग क्या कर देते हैं? घटाना शुरू कर देते हैं। एक पर्याप्त आय स्तर के बाद में आय की वृद्धि वस्तु के उपभोग को बढ़ा देती है। तो वो कौन सी वस्तु की बात कर रहा है? निम्न वस्तु की बात कर रहा है। निम्न वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। आय बढ़ेगी तो क्या होता है? इसका उपभोग हम लोग घटाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो अनिवार्य वस्तु है इसके ऊपर जो है आय प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक लेवल के बाद में, ठीक है। उपभोग में आय में वृद्धि होती जाती है तो उपभोग बढ़ाता है, लेकिन एक समय सीमा के बाद में
इसका उपभोग में मतलब जो है ना कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सेम बना रहता है। इसके ऊपर अनिवार्य की बात करता है। और सामान्य में क्या होता है, सामान्य वस्तुओं में तो क्या होता है कि आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। तो तीन जो बातें हैं ना, तीन जो वस्तुएं हैं, तीनों वस्तुओं के ऊपर आय का ऊपर जो है ना डिफरेंट जो है मतलब इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सामान्य में तो क्या होता है कि आय बढ़ती है तो मतलब उपभोग भी बढ़ता है, ठीक है, सामान्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं। अनिवार्य की बात कर रहे हैं तो आय बढ़ती है, उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन एक समय सीमा के बाद में आय बढ़ती है तो फिर उपभोग नहीं बढ़ता। एक समय सीमा के बाद में, एक लेवल के बाद में उपभोग नहीं बढ़ता। किसका? अनिवार्य वस्तुओं का। निम्न कोटि की वस्तुएं जो होती हैं उसमें क्या होता है कि आय बढ़ती है और इनका उपभोग क्या होता है, घटना शुरू कर देता है। निम्न कोटि की वस्तु जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो तीन वस्तुएं हैं, इसके ऊपर आय प्रभाव देखा जाता है, तो ये वो है। उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड से पहले एक और पॉइंट यहाँ पर रह गया। एंजिल के नियम के अनुसार, एंजिल का नियम क्या बताता है, कम आय वाले उपभोक्ताओं की आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो भोजन पर व्यय किया जाने वाला कुल आय का भाग जो है कम हो जाता है। ये हमने बात कर ली, किसके बारे में बात कर ली, निम्न कोटि में बात की है। तो कम आय वाले उपभोक्ताओं की आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो भोजन पर किया जाने वाला कुल व्यय जो है वो क्या होता है, कम होता जाता है। ये कौन बताता है? एंजिल का नियम बताता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है लेकिन जो वस्तुएं हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कंज्यूम जो है ना कम कर रहे हैं, यानी जो एक्सपेंडिचर्स है, जो हमारा मतलब खर्चा है वो कम हो रहा है। कौन बताता है? ये एंजिल बताता है, एंजिल का नियम ही। चलिए आगे चलते हैं। मांग वक्र का डाल जो है ऋणात्मक क्यों होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। मांग वक्र का डाल जो है ऋणात्मक क्यों होता है, तो इसमें हमने देखा सबसे पहले घटती सीमांत उपयोगिता के कारण से, ठीक है। और दूसरी बात क्या की हमने, क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब हमारी कीमत कम होती है तो क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी कि। और इसका उल्टा भी करेंगे तो वही बात है, अगर कीमत बढ़ेगी तो हमारी आय कम हो जाती है, तो विलोम भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। मांग का विस्तार कब होता है, मांग की वृद्धि कब होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कब होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विस्तार की, तो इसमें क्या होता है कि कीमत की कमी के कारण से वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि से, ठीक है, यानी कीमत में कमी होती है और मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? विस्तार बोलते हैं। विस्तार, मांग में क्या होता है? विस्तार। कीमत में कमी के कारण से मांग में वृद्धि, वो क्या कहलाती है? मांग का विस्तार होता है। और मांग की वृद्धि कैसे होती है? कीमत के स्थिर रहते हुए भी अगर मांग में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं, मांग की वृद्धि। विस्तार क्या है? कीमत में कमी होती है तब हम लोग उसको बढ़ाते हैं, यानी कि उसकी मांग बढ़ाते हैं, तो हो गया विस्तार। और वृद्धि कब है? कि कीमत सेम बनी हुई है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वो वृद्धि है, ठीक है। कीमत स्थिर है या फिर मतलब वही है तो मांग में वृद्धि होती है, तो उसको बोलते हैं वृद्धि। और कीमत कम होती है तो हम लोग मांग बढ़ाते हैं, तो होगी हमारी मांग विस्तार। अब मांग विस्तार का जो कर्व होता है उसमें क्या है, मांग का अगर विस्तार की बात करें, मांग का विस्तार जो है एक ही मांग वक्र पर होता है, सेम पर बना रहेगा, यानी कि जो डिमांड कर्व होता है हमारा वो एक पे ही रहेगा। मांग का विस्तार की बात करते हैं। लेकिन जब वृद्धि की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि जो मांग वक्र होता है वो क्या कहां पर चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि मांग की वृद्धि में ऊपर जाएगा मांग वक्र। और विस्तार में क्या होता है कि एक ही मांग वक्र पर बना रहता है। ये बिल्कुल डिफरेंट है सिंपल मांग के विस्तार में और मांग की वृद्धि में। और मांग का विस्तार और संकुचन इसी प्रकार से, जैसे हमने बात की है विस्तार की वृद्धि की, उसी प्रकार से विस्तार और संकुचन को एक ही मांग वक्र पर अंतरण भी कहा जाता है। मांग के विस्तार एवं संकुचन को क्या कहा जाता है, एक ही मांग वक्र पर अंतरण भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मांग का नियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। मांग का नियम और मांग की लोच की बात है। तो मांग का नियम के अंदर हमने क्या देखा है, मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम लोग मांग ज्यादा करते हैं, और कीमत बढ़ जाती है तो हम लोग मांग कम करते हैं। यानी कीमत के बढ़ने के ऊपर मांग कम करते हैं और कीमत के घटने के ऊपर मांग अधिक करते हैं। ये तो हो गया मांग का नियम। लेकिन मांग की लोच क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले
इस स्लाइड में जो नोट्स हमने किया उसको देख लेते हैं। मांग का नियम क्या है कि एक गुणात्मक कथन है। क्या है? गुणात्मक कथन। गुणात्मक कथन की बात कर रहे हैं जो कि कीमत परिवर्तन से कारण केवल मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है। क्या है? गुण है भैया। कीमत घटेगी ना तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। किसका? मांग का। कीमत के घटने के ऊपर मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है। तो ये तो क्या है कि कीमत परिवर्तन से कारण से मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है, यानी किस दिशा में उसका परिवर्तन हो रहा है। कीमत के परिवर्तन के कारण से, कीमत के घटने या बढ़ने से मांग का किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उस दिशा को बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस को दिखा रहा है। इसके विपरीत अगर हम बात करें मांग की लोच। मांग की लोच क्या है? मात्रात्मक और परिमाणात्मक कथन है। तो देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए यहाँ पर। जो मांग की लोच है वो क्या है? मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक कथन है, जबकि मांग का जो नियम है वो क्या है कि गुणात्मक कथन है। ये जो रेड लाइन के अंदर मैंने हाईलाइट किया है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो। मांग का नियम गुणात्मक कथन है और मांग की लोच जो है वो मात्रात्मक और परिमाणात्मक कथन है। ठीक है। अब देखिए, जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है, कौन? मांग की लोच। यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कारण से, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण से मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है वो लोच को बताता है। ठीक है। यानी कितना उसके अंदर परिवर्तन हुआ। कीमत में 10% परिवर्तन हुआ तो मांग के अंदर कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो उस अनुपात को दिखाता है। ठीक है, उस मात्रा को दिखाता है। इसका जो सूत्र है वो है यहाँ पर मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये है इसका सूत्र। नोट करने वाली बात है ये, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जो मांग की लोच है उसको हम लोग क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। मांग की लोच को ऋणात्मक क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर मांगी गई मात्रा में और कीमत में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशंस होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव साइन से या फिर नकारात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कीमत और मांगे की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, इसलिए क्या होता है? इसको हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव साइन से जो है डिनोट की जाती है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है इसके संदर्भ में मांग की लोच क्या रहती है? वो हमेशा ही क्या रहती है? इकाई रहती है। ठीक है। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जो उसका हमारा ये क्या बोलते हैं, जो कर्व होता है वो इस प्रकार से होता है। ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इस प्रकार का जो कर्व होता है। ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है? मांग की लोच जो होती है वो हमेशा क्या रहती है? एक रहती है। इस प्रकार से ले सकते हैं पहले वाले की बजाय। ये जो है ऊपर वाला जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके ऊपर जो है ना मांग की लोच क्या रहती है? एक रहती है। ये वाली, ये इस प्रकार से मांग की लोच कितनी रहती है? एक रहती है। यानी कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांगी की मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन होता है, यानी कि जो लोच रहेगी वो कितनी रहेगी? एक। अच्छा, वह रीति द्वारा मांग की लोच की माप करते हैं। वह रीति के द्वारा मांग की लोच, यदि कीमत में वृद्धि या फिर कमी होने पर कुल व्यय जो है स्थिर रहता है तो मांग की लोच क्या रहेगी? इकाई बनी रहती है। क्या होता है? व्यय रीति के द्वारा, यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसके द्वारा लोच देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर या फिर कमी होने पर कुल व्यय अगर स्थिर रहता है तब क्या होता है कि मांग की लोच क्या रहती है? इकाई रहती है। ठीक है। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर परिवर्तन चाहे कमी होती है चाहे वृद्धि होती है, उसके बाद में जो हमारा एक्सपेंडिचर जो है ना वो बिल्कुल स्थिर बना रहता है। उस पोजीशन में हम बोलते हैं मांग की लोच जो होती है, यानी मांग की जो आय लोच है वो क्या है? इकाई है। इसी प्रकार से यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, कीमत घट रही है और व्यय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या फिर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट रहा है, यानी कि नेगेटिव रिलेशंस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन 1। यानी जो इलास्टिसिटी डिमांड रहेगी वो क्या रहेगी? इक्वल टू 1। मांग की लोच कैसी रहेगी? यहाँ पर मांग की लोच रहेगी ग्रेटर देन 1। उसके बाद में ये जो पॉइंट है यहाँ पर, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट जो है, इसके अंदर क्या है? लेस देन 1। यानी यदि कीमत के घटने पर क्या बता रहा हूं? कीमत के घटने पर कुल व्यय घटता है,
अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है, तब जो लोच होगी वो हमारी कैसी रहेगी, वो रहेगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1। ठीक है, यानी जिस दिशा में मतलब जो कीमत जाती है उसी दिशा में हमारा क्या जाता है, एक्सपेंडिचर जाता है। कीमत घट रही है तो एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, कीमत बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो वो क्या होगी, लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 में क्या है कि जब कीमत बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर घट रहा है, और कीमत बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर घट रहा है, यानी नेगेटिव रिलेशंस होगा। इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, कीमत में कमी होती है या फिर कीमत में वृद्धि होती है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होता है, इकाई लोच होती है। तो ये है पाई लोच। साथ में आ गया इसमें ज्यामिति अथवा बिंदु रीति। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको जो निकालने का जो सूत्र है वो क्या होता है, निचला भाग बटे में ऊपर वाला भाग। ठीक है, निचला हिस्सा बटे में ऊपर वाला हिस्सा। अगर इस प्रकार से जो हमारा o एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये हमारा dd है, और मान लिया इस बिंदु के ऊपर अपने को क्या निकालनी है, लोच निकालनी है, ये बिंदु के ऊपर, और डिमांड कर्व है DF। तो जो लोच निकलेगी ना वो निचला हिस्सा बटे ऊपर वाला हिस्सा, यानी निचला हिस्सा बटे में ऊपर वाला हिस्सा। यानी जिस बिंदु पे हमने लोच निकालनी है, जैसे कि ई बिंदु के ऊपर निकालनी है, तो EF बटे OE, ये क्या हो जाएगा, निचला हिस्सा बटे में ऊपर वाला हिस्सा, ये निकल जाएगी लोच। तो वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना इस पे आ रहा है, ये वाला। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। इसमें क्या है, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुएं जो होती है ना, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर जो है ना जो लोच होती है वो बेलोचदार होती है। आप लोग कितनी भी कीमत बढ़ा लो तब भी जो है उसकी मांग जो है उतनी बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं बेलोचदार मांग। तो जो नेसेसरी वस्तुएं होती हैं उनकी लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अपोजिट अगर बात करें आरामदायक वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है, तो वो क्या होती है, साधारण लोच होती है, नॉर्मल लोच रहती है। और जो विलासिता की जो वस्तु होती हैं, विलासिता की वस्तु होती है, उनकी मांग की लोच क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार। तो एक तो है आवश्यक वस्तुओं की जो लोच होती है कैसी होती है, बेलोचदार होती है। विलासिता के क्या होती है, विलासिता में क्या होता है कि अत्यधिक लोचदार होता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर लोच मिलती है, अत्यधिक मिलती है। लेकिन जो आरामदायक वस्तु होती है उनकी क्या होती है, साधारण लोच होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का है, करने का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यदि किसी वस्तु के अन्य स्थानांतरण उपलब्ध हैं, अन्य स्थानांतरण उपलब्ध है, यानी कि एक के स्थान पर हम लोग दूसरा वस्तु जो है उपयोग कर सकते हैं, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु उपयोग कर सकते हैं, दैट मींस कि उसके स्थानों पर उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोचदार होती है, लोचदार, बेलोचदार नहीं होती। ठीक है, लोचदार होती है, क्यों, क्योंकि उसके अन्य स्थानों पर उपलब्ध हैं। और वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग लोचदार होती है। यानी एक वस्तु का जो ना कोई अपने पास में अल्टरनेट है, तो वहां पर क्या होती है, मांग कैसी होती है, लोचदार होती है, लोचदार। और स्थानांतरण है अपने पास में, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु हम लोग ले सकते हैं, उसका स्थानांतरण है, तो क्या होगी, अत्यधिक लोचदार होगी। ठीक है, वैकल्पिक उपयोग है तो लोचदार होगी, और स्थानांतरण उपलब्ध हैं तो क्या होगी, अत्यधिक लोचदार। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि किसी वस्तु का उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, तो उसकी मांग की लोच क्या रहेगी, लोचदार है। यानी कि स्थगित कर दिया हमने, उसको हम लोग रोक सकते हैं, यानी उसके उपभोग को हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, तो वो उसकी लोच कैसे दिखाएगी, वो लोचदार दिखाएगी। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए हम लोग रोक देंगे, स्थगित कर देंगे, उसके मतलब जो हमारा जो उपभोग होता है उसको हम लोग कम कर देंगे या फिर उसको रोक देंगे, तो उसकी लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। अगर इसकी विपरीत बात करें, मतलब कोई ऐसी वस्तु है जिसका हम लोग उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते, हमें लेनी ही लेनी पड़ेगी, तो उसकी लोचदार कैसी होगी, उसकी लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी, नेचुरल बात है। इसी प्रकार से व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होता है, किसका, जिन वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत जो है ना बहुत अधिक होता है, तो उसकी मांग जो है अधिक लोचदार होती है। कब होगी लोचदार, अधिक लोचदार, जब व्यय जो बोझेदा करना अपने को, मतलब व्यय करने का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक है, तो उसकी क्या होगी, लोचदार होगी, अधिक लोचदार बोला हमने। और जिन वस्तुओं पर उपभोग जो है अपनी आय का अति प्राय या फिर सूक्ष्म भाग व्यय करना होता है, उसकी क्या होती है, बेलोचदार होती है। यानी थोड़ा सा पैसा खर्च करना भैया मेरे को,
थोड़ा सा खर्च करना है, उसको मैं क्या स्थगित करूंगा, वो तो मैंने लेना ही लेना है, क्योंकि थोड़े से पैसे की वो तो लेना ही लेना है, तो उसकी मांग कैसी होती है, बेलोचदार मांग होती है। लेकिन जिसके ऊपर अपने को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है, उसकी मांग कैसी होती है, लोचदार होती है। तो ये पॉइंट था इसके अंदर। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या रहती है, प्राय बेलोचदार रहती है। अगर बात करें गरीब आदमी की, तो उसके लिए तो क्या उसकी लोचदार होगी, लेकिन जो धनी व्यक्ति है ना, जो बिल्कुल रिच मैन है, उसके लिए मांग कैसी होती है, बेलोचदार होती है। बेलोचदार मांग होती है। अभी हमें पर पर्सन की बात भी आ गई ना, जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए तो लोचदार हो सकती है, क्योंकि जो बिजनेसमैन हो सोचा चलो छोटा यार थोड़ा कम कर ले, ठीक है। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर इसका जो है मतलब एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धनी व्यक्तियों के लिए जो लोग होती है ना, वो क्या आती है, बेरोजगार रहती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ताजिंग के अनुसार क्या कहता है, यदि समाज में धन का असमान वितरण है, ताजिंग के अनुसार यदि धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच क्या रहती है, बेलोच रहती है। धन का असमान वितरण की बात कर रहा है कौन, ताजिंग। अगर धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच कैसी रहती है, बेलोच हो जाती है। किंतु रेखा यदि धन का वितरण समान है, असमान में तो बेलोच होती है, जब समान है तो अत्यधिक लोचदार हो जाती है। कमाल की बात कर दी, डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर दी। अगर डिस्ट्रीब्यूशंस धन का वितरण जो है ना असमान है यानी कि मतलब किसी को ज्यादा किसी को कम है, असमान है, तो क्या होगी, बेलोचदार हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ लोगों के पास में पैसा गया, कुछ तो लोग धनी हो गए, तो धनी के लिए तो क्या होगी, मांग बेलोचदार होगी। अगर वो बिल्कुल समान से जाता है, बिल्कुल सभी लोग समान है, इक्वल है, तो स्थिति में क्या जाती है, लोचदार है। ठीक है, मतलब कीमत को या फिर मांग को जो है मतलब लोचदार बनाया जाता है, तो मांग कैसी होगी वहां पर, लोचदार। मार्शल्स ने क्या किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फिर आ गया। मार्शल्स ने समय तत्व को मांग की लोच में जोड़ा है। कीमत की मांग पर, यानी कोई कीमत घटती है बढ़ती है तो उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रतिक्रिया बताना चाह रहा है। तो प्रतिक्रिया में क्या है कि अवधि जितनी कम होती है, यानी किसी वस्तु की मांग जो हमने करनी है तो उसमें हमारे क्या करना है, बिल्कुल बहुत ही कम समय में वो पूर्ति चाहिए, सप्लाई चाहिए। तो समय जितना कम होता है तो मांग की लोच कैसी होगी, उतनी ही क्या होगी, बेलोचदार होगी। अब जैसे कि आपने मतलब पार्टी करनी है आज शाम को ही और तुरंत आपने रसगुल्लों का ऑर्डर दे दिया बिल्कुल कम समय के लिए, तो वहां पर क्या होगी, बेलोचदार होगी। लेकिन समय तत्व को आप लोग जितना बढ़ा देंगे, यानी कि 2 दिन का ऑर्डर दे दोगे, 3 दिन के बाद दे दिए, 5 दिन के बाद दे दिए, 10 दिन के बाद दे दिए, तो क्या होगी, वहां पर लोचदार मांग होगी। ठीक है, यानी कम समय होने पर तो बेरोजगार मांग हो जाती है और अधिक समय मिलता है तो मांग क्या होती है, लोचदार हो जाती है। तो ये किसने दिया है, मार्शल्स ने दिया है। मार्शल्स ने समय तत्व का प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मांग की आर्डिलोच। आर्डिलोच का जो प्रतिपादन किया सबसे पहले वो मूर ने किया है। मूर ने आर्डिलोच का प्रतिपादन किया है, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या जो की है वो रॉबर्ट ट्रिफन्स ने की है। आर्डिलोच में क्या देखते हैं, 2 वस्तु होती हैं। मान लिया एक एक्स वस्तु है, एक वाई वस्तु है। एक्स वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो वाई वस्तु की मांग में क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखा जाता है मांग की आर्डिलोच के अंदर। तो मांग की आर्डिलोच का जो सूत्र है वो कैसे है, एक्स वस्तु की कीमत में या फिर एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में क्या होता है, वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो लोच हमने जो डिस्कस की थी ना, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से उस वस्तु की मांगी मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, तो वो लोच थी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आर्डिलोच की बात करें तो क्या होता है कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से वाई वस्तु की कीमत में एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से वाई वस्तु की मात्रा में क्या प्रभाव होता है, उस चीज को देखता है। तो कैसे, एक्स वस्तु की मांगी की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यानी यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है, वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से एक्स वस्तु की मांगी की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ता है, ये मांग की आर्डिलोच में देखते हैं लोग। ठीक है, चलिए मांग की जो आर्डिलोच होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर वस्तुएं 3 प्रकार की हैं। वस्तु कौन सी हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं और स्वतंत्र वस्तुएं हैं। तो इन तीनों में क्या है, अब स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उसकी जो आर्डिलोच होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक होती है और स्वतंत्र में शून्य होती है। तो आर्डिलोच के यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 3 रूप हो सकते हैं। तो वस्तुएं अपने को स्थानापन्न भी होती हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर स्थानापन्न की जा सकती हैं।
पूरक जो है एक दूसरे की जो पूरक होती है वो वस्तु होती हैं, और स्वतंत्र मतलब क्या कि मतलब किसी वस्तु का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्वतंत्र होती हैं। तो इनके ऊपर जो है तीन वस्तुएं हैं, उनके ऊपर आदि लोच का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर हम बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की। स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है कि जो मांग की आदि लोच होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव। कौन सी वस्तुओं में? स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आदि लोच कैसी रहती है, धनात्मक रहती है। और जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनमें आदि लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यानी पूरक है भैया, एक दूसरे की पूरक है, उसमें तो ऋणात्मक ही होगा। एक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, ऋणात्मक होती है। और स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर है कि एक वस्तु का मतलब दूसरी वस्तु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर स्वतंत्र वस्तु, यानी कि उसका दूसरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसकी कीमत में कम होने पर या बढ़ने पर। यहाँ पर वो क्या होता है, स्वतंत्र वस्तुएं। तो स्वतंत्र वस्तुओं की जो मांग की आदि लोच रहती है वो क्या होती है, शून्य होती है। और जो पूरक वस्तुएं होती है एक दूसरे की, उसमें ऋणात्मक होता है। जो स्थानापन्न होता है उसमें धनात्मक रहता है आदि लोच। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। मांग की आय लोच। मांग की आय लोच कैसे निकालते हैं, ये लो। मांग की आय लोच का जो सूत्र है ये देखिए यहाँ पर है अपने पास में। मांग की आय लोच का सूत्र, आय में अनुपातिक परिवर्तन होने के कारण से मांगे की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। अब आय लोच में क्या होता है कि आय में परिवर्तन होने पर मांगे की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको उस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मांगे की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई आय में अनुपातिक परिवर्तन, यानी आय में अनुपातिक परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांगे की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, उसको हम लोग देखते हैं आय लोच के माध्यम से। ठीक है, तो आय लोच का ये सूत्र है। यहाँ पर भी क्या है कि मतलब हम लोग बात करेंगे लोच की। कौन सी लोच की बात करेंगे, आय लोच की। तो जो विलासिता की वस्तु होती हैं, विलासितापूर्ण वस्तु होती हैं, उनकी आय लोच कैसी होती है। लग्जरी लाइफ जीते हैं लोग, विलासितापूर्ण वस्तुएं जो वो करते हैं, तो उनकी लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। इकाई से अधिक होती है क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर आय की वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय का अधिक भाग खर्च किया जाता है। अब आपने मतलब बड़े लोग को बड़ी गाड़ी लेते हो तो क्या होगा, आय बढ़ेगी तो बढ़ी जाएगी। ठीक है, बढ़ी जाएगी आय, तो बड़ी मतलब आय बढ़ेगी तो आप लोग का जो स्टैंडर्ड है ना, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़े ऐशोआराम चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो आदि लोच होती है वो क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। तो विलासिता की जो वस्तु होती हैं उनकी मांग की लोच यानी कि आय लोच होती है, क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर आय की वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय का अधिक भाग खर्च किया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दूसरी बात की, यानी जो वस्तुएं अपने पास में हैं, विलासिता को छोड़ करके अगर हम चले हम किसके ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर। आवश्यक में भी कौन सी वस्तु, अति आवश्यक वस्तु। अति आवश्यक वस्तु की बात करें तो अति आवश्यक वस्तुओं में आय लोच जो होती है वो इकाई से कम किंतु शून्य से अधिक होती है। ठीक है, बिल्कुल नेसेसरी वस्तु जो होती है उसकी आरडी लोच यानी कि आय लोच इकाई से कम किंतु 0 से अधिक रहती है। आय लोच की बात कर रहे हैं हम लोग, कीमत लोच की बात नहीं कर रहे, आय लोच की बात। लेकिन जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे कि नमक, उसकी लोच क्या होती है, आय लोच 0 होती है। ठीक है, आय कम हो या ज्यादा हो डजंट मैटर, नमक तो लेना ही पड़ेगा। तो वो क्या होता है, अति आवश्यक वस्तु होती है, उसकी लोच कैसी होती है, आय लोच 0 होती है। और जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, निम्न कोटि की जो वस्तु होती हैं उनकी आय लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये हमने डिस्कस किया है कि आय के बढ़ने के ऊपर भी जो है, आय के बढ़ने के ऊपर जो है ना उनकी मांग हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो वो क्या दिखा रहा है, ऋणात्मक लोच दिखा रहा है। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया है वही वाली बात है। तो निम्न कोटि की जो वस्तु होती हैं उनकी आय लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अति आवश्यक वस्तु होती है उनकी मतलब जो लोच होती है, आय लोच होती है, वो 0 होती है। और जो आवश्यक वस्तु होती है उनकी क्या होती है, इकाई से कम और 0 से ज्यादा होती है। लेकिन जो विलासिता की जो वस्तु होती है उनकी आय लोच क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये हमने नोट कर दिया। और उससे पहले जो है ना विलासिता को नोट किया है। तो विलासिता की जो वस्तु होती है उनकी लोच कैसी होती है, आय लोच वो इकाई से अधिक होती है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
अभी पेज काफी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके ऊपर मतलब अपने नोट किए हुए हैं। और ये देखो सारे जो ना मांग विश्लेषण से रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किए हुए हैं। सभी को मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि टाइम की कमी है फिलहाल। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ये सारी स्लाइड्स को। तो बने रहें चैनल्स के ऊपर। और माय डियर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो तुरंत। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। मांग की आय लोच, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था लेकिन फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मांग की आय लोच जो है का जो सूत्र है, मांग की आय लोच का जो सूत्र है वो ये है, मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में अनुपातिक परिवर्तन। यानी ये बताता है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण से मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो इस चीज़ को ये दिखाता है मांग की आय लोच। और ये जो आय और लोच रहती है, ये जो है जो हमारी वस्तुएं हैं, किस प्रकार की वस्तुएं हैं, विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं में मांग की आय लोच जो है इकाई से अधिक रहती है। जो वस्तुएं रिच पर्सन्स यूज़ करते हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं, उनकी जो लोच रहती है वो इकाई से अधिक रहती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर आय वृद्धि के परिणामस्वरूप आय का बहुत अधिक भाग जो है खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है। ऐसा इस कारण से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है वो ये है कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो बिल्कुल नेसेसरी वस्तुएं होती हैं, उनकी आय लोच इकाई से कम रहती है लेकिन जीरो से अधिक रहती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ये वो लोच है जो आवश्यक वस्तुओं की है। आवश्यक वस्तुओं की आय लोच इकाई से अधिक, इकाई से कम और 0 से अधिक होती है। लेकिन इसके साथ में एक और जो लोच है, बिल्कुल जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं, अति आवश्यक वस्तुएं, जैसा भी हमने देखा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अति आवश्यक वस्तुओं की आय लोच जो होती है वो शून्य होती है। यानी कि जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं, बिल्कुल नेसेसरी गुड्स हैं, उसके ऊपर जो है, उसकी मांग के ऊपर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपकी आय बिल्कुल कम है तो भी उसकी डिमांड उतनी बनी रहती है, और आपकी आय बढ़ जाती है तो भी उसकी मांग वैसी की वैसी बनी रहती है। तो यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल अति आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि नमक की बात करते हैं, तो नमक की जो आय लोच होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। रीज़न क्या? क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स होती है। उसके बाद में जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुओं के ऊपर अगर हम लोग आय प्रभाव की बात करें तो वो जो है ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। आय बढ़ने के ऊपर उनके ऊपर खर्च की गई मात्रा जो है कम हो जाती है, ठीक है, या फिर उनकी जो मांग है वो कम हो जाती है। ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ पर व्यय, यानी कि वस्तु पर व्यय की गई आय के अनुपात के आधार पर, वस्तु पर व्यय की गई आय के आधार पर, या फिर ये कहेंगे आय के अनुपात के आधार पर आय लोच की गणना की जा सकती है। तो वो कैसे की जा सकती है? वो जो है हमारी इकाई से अधिक कब होगी, इकाई से कम कब होगी, या फिर इकाई के बराबर कब होगी। तो ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई के बराबर, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर नज़र डालते हैं। इकाई के बराबर कब होती है? तो इकाई के बराबर तब होती है जब यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात जो है अपरिवर्तित रहता है। क्या? व्यय की गई, यानी यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात, यानी जो एक्सपेंडिचर्स है उसका अनुपात जो है अपरिवर्तित रहता है, तो वहाँ पर मांग की जो आय लोच रहती है वो इकाई के बराबर रहती है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट बनता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट है यदि आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु पर व्यय की गई आय के अनुपात में वृद्धि होती है।
तो ये जो है आय लोच जो होगी वो होगी हमारी इकाई से अधिक। यानी कि फिर से देखिए, यदि क्या है कि आय में वृद्धि होती है, क्या होती है, आय में वृद्धि होती है। वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वस्तु पर व्यय की गई आय के अनुपात में भी वृद्धि होती है। आय में भी वृद्धि होती है और यानी जो व्यय करने का जो अनुपात है उसमें भी वृद्धि होती है। तो कौन सी लोच हो जाती है, इकाई से अधिक। और उसके बाद में इसका अपोजिट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। यदि आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात घट जाता है तो ये क्या हो जाता है, इकाई से कम। यानी आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय बढ़ता है तो ये होगी इकाई से अधिक। आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय की गई आय का अनुपात अगर घटता है तो ये होगी इकाई से कम। और इकाई के बराबर तब जब ये जो ना अपरिवर्तित रहता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में माय डियर, केन्स द्वारा प्रतिपादित सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति के संदर्भ में मांग की आय लोच को स्पष्ट किया गया है। केन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसके माध्यम से जो है ना मांग की आय लोच को स्पष्ट किया गया है। तो इसको भी देखते हैं क्या होता है इसका सूत्र। तो सबसे पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। सूत्र क्या कहता है कि उपभोग में, क्या बताता है, उपभोग में या फिर कहें कि उपभोग व्यय में, उपभोग व्यय, ये थोड़ा है ना, मैं इसको छोटे से थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि अच्छी तरीके से ये अंडरलाइन हो जाए। ये इस प्रकार से मैं ये करना चाह रहा था। उपभोग व्यय यानी कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड में आय में अनुपातिक परिवर्तन, ये इसका सूत्र होता है। यानी कि आय में अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, ये रेशियो जो है यानी जो अनुपात जो है ये केन्स ने दिया है। इस प्रकार जो है मांग की आय लोच सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि MPC/APC का जो अनुपात है उसके बराबर रहती है अकॉर्डिंग टू केन्स। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, प्रतिस्थापन की मांग लोच यानी जो सब्स्टिट्यूशंस है उसकी बात हम करें तो वो कैसे होती है। सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापन की मांग लोच, प्रतिस्थापन की मांग लोच का संबंध डिस्कस करते हैं। प्रतिस्थापन की मांग लोच यह प्रदर्शित करती है कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, क्या बताया, दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात परिवर्तन होने पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाता है। क्या बताना चाहता है, दो वस्तुएं हैं एक्स वाई, उनकी कीमतों के अनुपात में परिवर्तन जब होता है तो दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग प्रतिस्थापन की लोच से दिखाते हैं। तो प्रतिस्थापन की लोच का प्रतिपादन किसने किया, वो हिग्स ने किया है। किसने किया माय डियर, प्रोफेसर हिग्स ने किया है। प्रतिस्थापन की मांग लोच का प्रतिपादन किया है हिग्स ने। प्रतिस्थापन की मांग लोच को किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये सूत्र आ गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये सूत्र हमने डिजाइन किया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं कि सूत्र इसका क्या है। प्रतिस्थापन की मांग लोच का जो सूत्र है ये क्या दिखाता है, वस्तु x तथा y की मात्रा के संयोग अनुपात में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु x तथा y कीमतों के अनुपात में परिवर्तन। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु x तथा y की कीमतों के अनुपात में परिवर्तन के कारण से वस्तु x तथा y की मात्रा के अनुपातों में क्या परिवर्तन होता है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन की मांग लोच के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वस्तु x की कीमत में परिवर्तन के कारण से वस्तु x की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, तो ये लोच दिखाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स दो गुड्स हैं, तो पहली x दूसरी y, तो इनकी कीमतों के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण से इनकी मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, इनके अनुपातों में क्या परिवर्तन होता है, उस चीज़ को दिखाता है प्रतिस्थापन की मांग लोच।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो बात कर रहे हैं हम लोग प्रतिस्थापन की मांग लोच, इसके निष्कर्ष क्या हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं। तो जो भी हमने पहले डिस्कस किया था, जो डिस्कस करने वाली बात थी वो थी, एक तो पूरक वस्तुएं थी, एक निकट स्थापन जो जिनका होता है वो वस्तुएं थी, और एक जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र वस्तुएं थी। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि दो वस्तुएं जो हैं पूर्ण स्थानापन्न हैं, पूर्ण रूप से क्या है, स्थानापन्न हैं, दो वस्तुएं क्या हैं, पूर्ण रूप से स्थानापन्न हैं, तो प्रतिस्थापन की जो लोच रहेगी वहां पर अनंत रहेगी। अनंत प्रतिस्थापन की लोच क्या रहेगी, अनंत रहेगी। अगर पूर्ण रूप से क्या है, स्थानापन्न है ना, एक दूसरे के स्थान पर स्थानापन्न की जा सकती हैं, एक दूसरे के स्थान पर जो है मतलब प्रयोग की जा सकती हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं हैं वो, उनकी जो लोच रहेगी वो रहेगी अनंत, पूर्ण स्थानापन्न में। और दूसरा पॉइंट बनता है, यदि दो वस्तुएं निकट स्थानापन्न हैं, दो वस्तुएं क्या है, निकट स्थानापन्न है, निकट, दो वस्तुएं निकट स्थानापन्न हैं, तो निकट स्थानापन्न में जो इलास्टिसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस रहेगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, अनंत की बजाय। निकट में क्या रहा, ग्रेटर देन 1 है, और पूर्ण रूप से स्थानापन्न है उसमें अनंत रहेगी। और दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं, अर्थात उनमें जो है ना कोई भी किसी प्रकार का प्रतिस्थापन नहीं होता, तो उस पोजिशंस में जो प्रतिस्थापन की जो लोच है वो 0 रहेगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे, तीनों को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने अंडरलाइन कर दिया तीनों पॉइंट्स को। यानी कि पहले पॉइंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि जब वस्तुएं जो है पूर्ण स्थानापन्न है, पूर्ण रूप से स्थानापन्न है, तो लोच कैसी रहती है, अनंत रहती है। यदि दो वस्तुएं निकट स्थानापन्न हैं तो ग्रेटर देन 1 रहता है, और यदि वस्तुएं जो है ना स्वतंत्र हैं, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहाँ पर जो है प्रतिस्थापन की लोच 0 रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट बन के आ रहा है ये है कीमत लोच। जैसा भी हमें पता है, कीमत प्रभाव जो है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ होता है, ठीक उसी प्रकार से कीमत लोच जो होती है वो आय लोच प्लस में प्रतिस्थापन लोच का जोड़ होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब जिस प्रकार से हमने बात की थी संयुक्त मांग, सामूहिक मांग और मांग, इसी प्रकार से यहाँ पर पूर्ति भी है। पूर्ति का विश्लेषण करते हैं हम लोग। तो पूर्ति क्या होती है, पूर्ति क्या है, सबसे पहले देखते हैं पूर्ति क्या होती है। देखिए, पूर्ति उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। यानी जो स्टॉक होता है हमारे पास में, सप्लाई होती है, उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जिसे कोई विक्रेता यानी जो कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत तथा एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो वो हमारी क्या रहती है, सप्लाई रहती है, पूर्ति रहती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने संयुक्त मांग की बात की थी उसी प्रकार से संयुक्त पूर्ति भी है। संयुक्त पूर्ति क्या होती है, जब किसी एक स्रोत से एक से अधिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। स्रोत एक ही होता है, यानी जो संसाधन होता है कोई एक ही होता है, लेकिन उससे जो है ना एक से अधिक वस्तुएं अपने को प्राप्त होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त पूर्ति। जैसे कपास की बात करते हैं, कपास से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, कपास से हम लोग बिनोला भी ले सकते हैं, और कपास के साथ में जो हम लोग ऊन भी ले सकते हैं, भूसा भी ले सकते हैं। यानी गेहूं के साथ में भूसा ले सकते हैं और बिनोले के साथ में, यानी कपास के साथ में जो है ना बिनोला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि संयुक्त पूर्ति होती है। कपास का प्रोडक्शन करते हैं, बाड़ी की मतलब जो है आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ से जो है ना आपको बिनोला भी मिलेगा और कपास भी मिलेगी। इसी प्रकार से आप लोग गेहूं की खेती करते हैं, तो गेहूं से आपको गेहूं तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है ना आपको भूसा यानी कि जो तूड़ी होती है वो भी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होती है, संयुक्त पूर्ति होती है। जब किसी एक स्रोत से अधिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, संयुक्त पूर्ति होती है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, कपास का भी, गेहूं का भी। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बनता है, वो है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति, थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ। सामूहिक पूर्ति को अंडरलाइन करते हैं। सामूहिक पूर्ति वह पूर्ति होती है जब वस्तु विशेष की पूर्ति जो है
विभिन्न प्रतियोगी स्रोतों से की जाती है। जैसे शक्ति की आपूर्ति में क्या ले सकते हैं, बिजली है, कोयला है, पानी है। तो ये क्या हो जाएगी, सामूहिक पूर्ति हो जाती है। वह पूर्ति जब कि वस्तु विशेष की पूर्ति विभिन्न प्रतियोगी स्रोतों से प्राप्त की जाती है। यानी जो पूर्ति है किससे ले रहे हैं हम लोग, प्रतियोगी स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि शक्ति की आपूर्ति की बात करते हैं, शक्ति अपने को चाहिए, तो शक्ति कहाँ से मिल सकती है, बिजली से मिल सकती है। शक्ति यानी जो एनर्जी है जो कोयले से मिल सकती है, पानी से मिल सकती है। तो ये जो है सामूहिक पूर्ति है, जो है एक ही चीज़ को जो है हम लोग जो है ना एक से अधिक तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया शक्ति का। शक्ति की जो आपूर्ति होती है बिजली से भी होती है, कोयले से भी होती है और पानी से भी होती है। तो ये क्या होगी, सामूहिक पूर्ति का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पूर्ति का नियम, जैसे मैंने डिस्कस किया था मांग का नियम, उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्ति का नियम है। पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति नहीं कहेंगे, वस्तु की पूर्ति कीमत के बढ़ने पर बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर घट जाती है। फिर से देखिए, पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, जैसे हमने मांग का नियम पढ़ा था उसका ये अपोजिट है। पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर पूर्ति जो है घट जाती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि कीमत और पूर्ति की मात्रा में सीधा संबंध होता है। जिस दिशा में कीमत बढ़ती है उसी दिशा में जो है पूर्ति बढ़ती है। यानी जो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिमांड होता है डाउनवर्ड और जो स्लोप होता है वो क्या था, पॉजिटिव वर्ड। तो ये जो है प्राइस का सीधा संबंध दिखाता है। ठीक है, प्राइस बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका वो है पूर्ति का विस्तार और संकुचन। ये भी बात हमने पहले की थी, मांग का विस्तार और संकुचन। ठीक उसी प्रकार से पूर्ति का विस्तार और संकुचन जो है वो एक ही वक्र पर होता है, जबकि पूर्ति की वृद्धि और कमी जो है जब होती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा पूर्ति वक्र होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो एक ही लाइंस के अंदर दोनों बातें हमने डिस्कस कर दी। पूर्ति के विस्तार की बात करते हैं और संकुचन की बात करते हैं, तो क्या होता है कि एक ही पूर्ति वक्र के ऊपर यानी कि एक ही कर्व के ऊपर होता है। जबकि वृद्धि की बात करते हैं यानी कि पूर्ति की वृद्धि और पूर्ति की कमी होती है तो पूर्ति वक्र जो है डाउन नीचे चला जाता है दाएं साइड में, और जब बढ़ती होती है तो चला जाता है बाएं साइड में। इस प्रकार से जो है ना, यानी कि ऊपर और नीचे जा सकता है। ठीक है, वृद्धि में जो पूर्ति वक्र होगा वो ऊपर या नीचे जाएगा, लेकिन विस्तार या फिर कमी में एक ही पूर्ति वक्र पर बना रहता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो पूर्ति की लोच जो है वो एक परिमाणात्मक माप है, परिमाणात्मक माप को प्रस्तुत करती है। ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्ति की लोच कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो पूर्ति की लोच को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन जब होता है तो पूर्ति की मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोच। यानी कि पूर्ति की लोच को कैसे लिखेंगे, पूर्ति मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो ये जो अनुपातिक परिवर्तन की बात है हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे न्यूमेरिकल्स, हम सिर्फ जनरल डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से पूर्ति मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसको कहते हैं पूर्ति की लोच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं जो पूर्ति मतलब जो भी अपने पास में स्टॉक होता है किसी ऐसी वस्तु का जो कि शीघ्र नष्ट हो जाती है तो उसकी लोच कैसी रहती है। जो टिकाऊ वस्तु होती है उसकी लोच कैसी होती है, जिसमें कम समय रहता है उसमें कैसी रहती है, जो अधिक समय लेती है उसमें कैसी लोच रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे लास्ट में जो सारे जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो शीघ्र जो नष्ट होने वाली जो वस्तु होती है ना, जो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह है, बहुत जल्दी जो है ना नष्ट हो जाती है, तो उसकी लोच कैसी रहती है, बेलोचदार रहती है।
जो शीघ्र नष्ट हो जाएगा वो उसकी लोच कैसी रहेगी, बेलोचदार रहेगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें टिकाऊ वस्तु की, जो कि जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है टिकी रह सकती है, गेहूं है, बाजरा है, या फिर और अन्य चीज़ें जो कि लंबे समय तक चल सकती हैं, उसकी जो लोच रहेगी यानी पूर्ति की जो लोच रहेगी वो क्या रहेगी, लोचदार रहेगी। यानी जो टिकाऊ वस्तुओं की जो पूर्ति लोच रहती है वो लोचदार रहती है, और जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं उन वस्तुओं की जो पूर्ति लोच रहेगी वो क्या रहेगी, बेलोचदार रहेगी। तो शीघ्र नष्ट हो जाएगी उसका तो बेलोच रहेगी, और जो लंबे समय तक चलेंगी जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनकी लोच जो रहेगी वो रहेगी लोचदार। इसी प्रकार से यहाँ पर समय की बात करते हैं। उत्पादकों के पास में जितना कम समय होगा, यानी जो टाइम कम लेता है, कम समय होगा, पूर्ति की लोच जो है उतनी ही अधिक बेलोचदार रहेगी। उत्पादकों के पास में जितना कम समय रहेगा या फिर कम समय होगा, तो पूर्ति की लोच क्या रहेगी, उतनी ही अधिक रहेगी। यानी कोई भी प्रोड्यूसर्स है उसको आप लोग जो है ना सप्लाई देने के लिए बोलते हो, तो जितना आप लोग कम समय देंगे ना, तो वहाँ पर लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। आप लोग समय को बढ़ा दोगे तो लोच कैसी हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी। ठीक है, समय बढ़ने के साथ साथ जो है ना लोचदार हो जाती है, और समय जब कम देते हैं तो अधिक लोचदार हो जाती है। तो कल हमने डिस्कस किया था, आप कोई ऑर्डर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, समोसे का या और का, तो अगर आप लोग तुरंत ऑर्डर दे करके तुरंत आपको ऑर्डर चाहिए, तो वहाँ पर क्या होती है, बेलोचदार मांग होती है, और लंबा समय देते हो तो वहाँ पर लोचदार हो जाती है। इसी प्रकार से जो पूर्ति की बात कर रहा है, अगर आप लोग समय देते हो तो वहाँ पर लोचदार हो जाएगी, और आप लोग कम समय देते हो तो वहाँ पर बेलोचदार हो जाती है। ठीक है, तो लोच की बात है। पूर्ति की लोच धनात्मक होती है क्योंकि वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मांग की जो लोच थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो पूर्ति की लोच है वो क्या है, धनात्मक है। क्यों है धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर पूर्ति का और कीमत का पॉजिटिव रिलेशंस होता है, इसलिए जो है पूर्ति लोच जो है वहाँ पर क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में माय डियर फ्रेंड्स ये वो सारी थ्योरी आ गई है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। तो बिल्कुल नोट्स टाइप्स से हैं, 3 पेज के अंदर हम लोग सारा जो है ना कवर कर देंगे थ्योरेटिकली, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे। देखिए पहले पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, मूल्य मांग उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन आदि किसी तरह होने पर मूल्य मांग वह मांग है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ये मूल्य मांग हुआ। इसके बाद में जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होने वाली प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। तो ये हमें पता है प्रतिस्थापित गुड्स कौन सी होती हैं, जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं कौन सी होती हैं, जो कि एक दूसरे के स्थान पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो वो वस्तुएं होती हैं प्रतिस्थापन। और पूरक कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूरक अथवा संयुक्त वस्तुएं, एक साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को पूरक वस्तुएं कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बार पूरक में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरक कौन सी होती हैं, प्रतिस्थापन कौन सी होती हैं। तो पूरक अथवा संयुक्त वस्तुएं, एक साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि पेन के साथ में इंक भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरक वस्तुएं होती हैं। एक के बगैर जो है ना दूसरे का काम चलेगा नहीं, दूसरे का पहले के बगैर काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे को की पूर्ति करने के लिए जो ना पूरक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, पूरक वस्तुएं इसका जो नाम देते हैं। उसके बाद में क्या है कि व्युत्पन्न मांग, जब किसी वस्तु की मांग के कारण से किसी अन्य वस्तु अथवा सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मांग। क्या बताता है, व्युत्पन्न मांग जब किसी वस्तु की मांग के कारण से किसी अन्य वस्तु की या फिर सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं व्युत्पन्न। कल हमने बात की थी साधन मांग की, तो साधन मांग में हमने व्युत्पन्न मांग को डिस्कस किया था। और आज यहाँ पर एग्जाम्पल है श्रम की मांग। तो श्रम की मांग जो होती है वो भी क्या होती है, व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि श्रम भी जो है एक साधन ही है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने से पहले एक बार मांग का नियम देख लेते हैं। मांग का नियम हमने डिस्कस किया था कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में और मांगे की मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध रहता है। ये नेगेटिव रिलेशंस रहता है किसका, कीमत का और मांगे की मात्रा का नेगेटिव रिलेशंस रहता है। यानी कि कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने पर घटना और कीमत के घटने पर बढ़ना, यानी कि नेगेटिव रिलेशंस होता है
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, इसलिए जो है नेगेटिव स्लोप क्या दिखाता है? कीमत और मांगे की मात्रा का नेगेटिव रिलेशंस दिखाता है। तो ये सारे वही प्रश्न है जो उन्हें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल नोट्स। तो चलिए, गिफन वस्तुएं कौन सी हैं? गिफन वस्तु विशिष्ट प्रकार की निम्न वस्तुएं जिसमें क्या होता है? सृजनात्मक आय प्रभाव अधिक बलशाली होता है और यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम लागू नहीं होता मतलब क्या है कि मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। तो यहाँ पर जो गिफन वस्तुएं होती हैं इनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता, यहाँ पर विरोधाभास होता है। तो गिफन वस्तुएं विशिष्ट प्रकार की निम्न वस्तु होती हैं जिनमें सृजनात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली रहता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना होता है। उसके बाद में निम्न वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें सृजनात्मक आय प्रभाव निर्बल होता है और मांग का नियम जो है क्रियाशील रहता है। देखिए इंपॉर्टेंट डिफरेंट आ गया इसके अंदर। जो निम्न वस्तु है उसके ऊपर जो है आय प्रभाव क्या रहता है? सृजनात्मक रहता है। जो गिफन गुड्स है उसके ऊपर मतलब आय प्रभाव कैसा रहता है? सृजनात्मक रहता है। यानी कि दोनों ही में, गिफन में भी और निम्न वस्तु में भी, दोनों में मतलब आय प्रभाव क्या है? सृजनात्मक है। निम्न वस्तु में भी सृजनात्मक है, ठीक है, और जो गिफन वस्तु है उसके ऊपर भी जो है आय प्रभाव क्या है? सृजनात्मक होता है, सृजनात्मक है। निम्न वस्तु के ऊपर जो है ना आय प्रभाव क्या होता है? सृजनात्मक रहता है। लेकिन ये जो है ना गिफन है, गिफन में ग्रेट रहता है। ग्रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अधिक बलशाली रहता है। सृजनात्मक तो है लेकिन क्या है? अधिक बलशाली है। किसमें? गिफन में, यानी कि ग्रेट होता है, यानी कि अधिक बलशाली रहता है। और जो निम्न वस्तु है उसमें भी आय प्रभाव सृजनात्मक रहता है, लेकिन जो है मांग का नियम जो है ना यहाँ पर क्रियाशील रहता है। मांग का नियम लागू होता है किसके अंदर? निम्न वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू होता है कुछ समय के लिए, गिफन के ऊपर लागू नहीं होता। यहाँ पर जो है सृजनात्मक आय प्रभाव मतलब रहता है लेकिन बलशाली रहता है। ठीक है, यानी जो गिफन वस्तु है विशिष्ट प्रकार की निम्न वस्तु होती हैं जिसमें क्या होता है? सृजनात्मक आय प्रभाव अधिक बलशाली रहता है। हमने ये याद रखना है। गिफन के ऊपर ग्रेट रहता है, अधिक बलशाली रहता है। नेगेटिव तो है ही है, सृजनात्मक तो है ही, लेकिन ग्रेट है, अधिक बलशाली डालना है इसके अंदर। गिफन बोले तो ग्रेट, यानी कि अधिक बलशाली रहता है। निम्न वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें सृजनात्मक आय प्रभाव क्या होता है? निर्बल रहता है, यानी कि कमजोर होता है। निम्न में क्या है कि निर्बल है, और गिफन यानी ग्रेट है, यानी बलशाली है। निम्न में मांग का नियम क्रियाशील रहता है लेकिन गिफन में नहीं रहता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोबारा से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। दो बातें हमने डिस्कस की हैं निम्न और गिफन में। ये इसमें से जो है ना हमेशा ही प्रश्न बनता है, गिफन वस्तु कौन सी होती है? निम्न प्रकार की वस्तु होती है। आय प्रभाव कैसा रहता है? सृजनात्मक तो होता है लेकिन अधिक बलशाली होता है, बलशाली रहता है। किसमें? गिफन बोले तो ग्रेट बोले तो बलशाली रहता है। सृजनात्मक तो है ही है दोनों में ही, निम्न में भी सृजनात्मक रहता है और निम्न में भी मतलब जो है सृजनात्मक रहता है, लेकिन गिफन में अधिक बलशाली रहता है और मांग का नियम लागू नहीं होता। लेकिन निम्न गुड्स की बात करते हैं तो निम्न गुड्स में इसका अपोजिट थोड़ा सा मिलता जुलता है। देखिए आय प्रभाव सृजनात्मक रहता है लेकिन निर्बल रहता है, यहाँ तो ये अपोजिट बात होगी। ठीक है, उसमें तो अधिक बलशाली था, इसमें निर्बल होता है। उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है लेकिन इसमें मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम इसमें लागू होता है। तो दो बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। गिफन में सृजनात्मक आय प्रभाव होता है और निम्न में भी सृजनात्मक आय प्रभाव रहता है, दोनों में सृजनात्मक रहता है, लेकिन आय प्रभाव बलशाली रहता है। किसमें रहता है? अधिक बलशाली गिफन में, और निर्बल किसमें होता है? निम्न में। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या कि गिफन गुड्स में मांग का जो नियम होता है वो लागू नहीं होता, मांग का नियम लागू नहीं होता, लेकिन निम्न वस्तु में क्या होता है? मांग का नियम लागू रहता है। डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट डिफरेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मांग की लोच कीमत में मांग की लोच कीमत परिवर्तन की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया को माप को मांग की लोच कहते हैं। यानी मांग की लोच किसे कहते हैं कि कीमत परिवर्तन के कारण से मांगी गई मात्रा में क्या प्रतिक्रिया होती है उसको कहते हैं मांग की लोच।
तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से मांगी गई मात्रा में क्या अनुपातिक परिवर्तन होता है उसका माप होता है मांग की लोच। सूत्र क्या कैसे निकालेंगे? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन जब करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, मांग की लोच निकल के आ जाती है। उसके बाद में मांग की आय लोच। आय लोच में क्या दिखाता है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से मांग में होने वाली प्रतिक्रिया की माप को मांग की आय लोच कहते हैं। यानी कि सूत्र क्या बनेगा? मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। और इसी प्रकार से जो आडी लोच की बात करेंगे तो आडी लोच में क्या होगा? आडी लोच देखिए एक बार वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। आय लोच को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से मांग में अनुपातिक परिवर्तन आय लोच होगी। और आडी लोच में क्या दिखाया गया है? आडी लोच वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाएगी? आडी लोच कहलाएगी। लेकिन इसके अंदर वस्तु दो होती हैं आडी लोच में। ठीक है। वस्तु x की कीमत में परिवर्तन के कारण से वस्तु y की मांग में कितना परिवर्तन होता है, इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे हम लोग। जो उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो मांग की आडी लोच को क्या है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन की दूसरी वस्तु की मांग में होने वाली प्रतिक्रिया की माप को मांग की आडी लोच कहते हैं। तो ये हमने थ्योरी में डाल दिया है, लेकिन सूत्र में वस्तु डालना भूल गए क्योंकि x और जो y जो हैं इसमें हम लोग प्रिंट नहीं कर पाए, मिस प्रिंट हो गया ये, सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। प्रतिस्थापन, मांग की प्रतिस्थापन लोच, ये लास्ट पॉइंट चला। प्रतिस्थापन लोच को कैसे निकालते हैं? देखिए मांग की प्रतिस्थापन लोच। प्रतिस्थापन की मांग लोच दो वस्तुओं की कीमत अनुपात में परिवर्तन के उत्तर में उस मात्रा को बताती है जहां तक एक वस्तु दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सकती है जबकि उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो वो क्या होता है? मांग की प्रतिस्थापन लोच। इसी प्रकार से पूर्ति की लोच, वस्तु की कीमत परिवर्तन की उस वस्तु की पूर्ति में होने वाली प्रतिक्रिया की माप को पूर्ति की लोच कहते हैं। तो इसको कैसे आप लोग डिनोट करेंगे? तो ये होता है वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि जो सूत्र बनेगा इसका, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी